जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोगों की बहुत ही अहम क्लास है। आज के क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही मुश्किल माना जाता है। इसमें हम देखेंगे इल्म बयान, इसी के साथ साथ इल्म बयान के साथ साथ इल्म बदी, इल्म मानी, सनातें। इसमें दोनों में आपके पाँच पाँच टॉपिक है जो कि बहुत ही मुश्किल माने जाते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, किनाया क्या है, ये सब इल्म बयान के अंदर आते हैं। इसी के साथ इल्म बदी, इल्म मानी और सनातें, जिसको सनाए भी कहते हैं, इसमें तजनीस क्या है, लफ़ नशर क्या है, मुराआतुन नज़ीर क्या है, तज़ाद क्या है, तलमीह क्या है, हुस्न तालील क्या है, ईहाम क्या है, मुबालगा क्या है, तजाहुल आरिफाना क्या है। ये सब जो है अशाआर को यानी अशाआर की बारीकियों को समझने के लिए, उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती को जानने के लिए इस टॉपिक को जानना यानी इल्म बयान, इल्म मानी और इल्म बदी, तीनों इल्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कि वो कोई भी ज़ुबान हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, आपकी तेलुगु हो, उसमें अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को नहीं जानते हैं तब आप उस ज़ुबान की खूबसूरती को नहीं समझ सकते। ठीक है, टॉपिक बहुत ही मुश्किल माना जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसके बाद आप इस टॉपिक में कभी मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डिटेल से देखेंगे, एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप सही उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे इल्म बयान, और ये है इल्म बयान के साथ साथ है आपकी सनातें। ठीक है, जैसे ये है सनाए, जिसको हम सनाए के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं सनाए लिख के आता है, कहीं कहीं सनातें लिख के आता है। ठीक है, देखिए ये जो पहले वाले पेपर में सनाए, चाहे सनाए कहिए या सनातें कहिए, दोनों जमा हैं। ये इल्म मानी और इल्म बदी का एक हिस्सा है। ठीक है, अब इस क्लास के बाद बस एक दो टॉपिक और बचते हैं, आपका 24 नंबर का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्लास पूरी हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, निज़ाम अकेडमी 22 करके, उसका हिस्सा नहीं बने तो जुड़ जाएं। लाइक भी करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से लोग, आपके जो साथी हैं, कॉमन ग्रुप आपका बनता है बीएड डीएलएड में, उसमें भेज देंगे तो वो भी फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मोबाइल पे देख रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में देखिए, मोबाइल को ऐसे लेटा करके आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है इल्म बयान। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर है फसाहत व बलागत भी आती है। जैसे कहते हैं समझ में साफ आ जाए फसाहत इसको कहते हैं, असर हो सुनने वालों पे बलागत इसको कहते हैं। ठीक है, आपको पता है उर्दू ज़ुबान अरबी और फ़ारसी और हिंदी तीनों का मिश्रण है, यानी तीनों से ले करके एक नई ज़ुबान जो कि उर्दू ज़ुबान बनी है। इसमें बहुत सारे कवायद और ग्रामर जो कि अरबी और फ़ारसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अरबी ज़ुबान में भी फसाहत व बलागत, इल्म मानी, इल्म बदी और इसी के साथ साथ इल्म बयान उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इल्म बयान क्या है? वो इल्म है जिसके ज़रिए हम किसी बात कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं। जाहिर सी बात है इल्म बयान ही के ज़रिए हम कलाम को क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाएंगे, दिलकश, यानी ऐसी ज़ुबान होगी जो दिल को छू जाने वाली होगी। इसी के साथ आपका कलाम पुरअसर होगा, किसके ज़रिए? इल्म बयान के ज़रिए। चलिए इसको हम एक शेर से समझते हैं। गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, जो भी माना है, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मज़मून हो तो 100 रंग से बांधो। ठीक है, तो गोया कि इल्म बयान की तारीफ़ आप समझ गए होंगे। अब इल्म बयान के मफ़हूम को समझने के लिए एक और शेर देखिए।
तारीफ़ में चश्मे को समंदर से मिला दूं। चश्मा जो कि छोटा होता, समंदर तो बहुत बड़ा होता, ठीक है। तारीफ़ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं, आब तो गौहर से मिला दूं। एक कतरा, पानी का कतरा, उसको अगर मैं आब यानी पानी दे दूं तो गौहर यानी मोती बन जाए, ठीक है। अब देखिए यही इल्म बयान की खूबी है। ज़र्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, ज़र्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों की नज़ाकत में गुलेतर से मिला दूं। बहुत ही अच्छे अशार हैं। कहते हैं कि ज़र्रे की चमक, कोई टुकड़ा है उसकी चमक को महरे मुनव्वर यानी रोशन सूरज, उससे मिला दूं। खार मतलब कांटा, खारों को नज़ाकत में, खार क्योंकि बहुत ही चुभने वाला होता, जहाँ लग जाए चुभ ही जाए, उसकी को नज़ाकत में गुलेतर से यानी भीगा हुआ फूल जो कि बहुत ही मुलायम होता है। फूलों का कल्चर आप देखेंगे, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ हैदराबाद सिकंदराबाद, फूलों का कल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखेंगे बाहर रोड पे भी फूल लेकर के लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर लोग जाते हैं कब्र पे भी फूल चढ़ाते हैं, वो उनकी अक़ीदत है, करते हैं। और इसी के साथ जैसे फूल बिकता है, लोग उसको गजड़ा भी ख़ास तौर पे औरतें भी उसको लगाती हैं, तो इधर ज़्यादा कल्चर है, ठीक है। खारों को नज़ाकत में गुलेतर से मिला दो, आपको तो ये चीज़ पता ही होगी। देखिए इसी के साथ इल्म बयान अगर पता हो गया तो हम आगे देखेंगे तशबीह। इसको हम इंग्लिश में जानते हैं यानी सिमिल, ठीक है। तशबीह, तशबीह क्या है? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। एक की दूसरी चीज़ से हम मुशाबहत करते हैं, उसको तशबीह कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा शेर है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये बहुत ही फेमस यानी मिसाल है, बहुत ही फेमस शेर है। किसका? तशबीह का। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? शायर जो है अपने महबूबा के होंठ की तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, उसके लब की यानी होंठ की। अब इसकी तशबीह देगा। एक चीज़ की तशबीह दूसरे चीज़ से दी जाती है। किससे तशबीह दे रहा है? गुलाब के फूल की पंखुड़ी। गुलाब का फूल तो खिल जाता है बड़ा सा, लेकिन उसकी पंखुड़ी एक तो गुलाबी कलर की होती है, दूसरे बहुत ही नाजुक होती है, ठीक है। तो शायर अपने महबूबा के होंठ की तशबीह दे रहा है गुलाब के पंखुड़ी से, ठीक है। नाजुकी, क्योंकि जिस तरह वो भी नाजुक होता है, वो कह रहा है कि मेरे महबूबा के होंठ भी नाजुक हैं। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ठीक है। अब इसमें जो जो बारीकियां हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तशबीह के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तशबीह के लिए एक शर्त है, कंडीशन क्या है? इन दोनों चीज़ों में यानी एक की दूसरे से जो तशबीह दी जा रही, दोनों चीज़ों में किसी ना किसी तरह की मुशाबहत पाई जाए, सिमिलैरिटी पाई जाएगी, तभी उसको हम तशबीह कहेंगे। जैसे इस मिसाल में होंठ की तशबीह दी जा रही है यानी पंखुड़ी यानी गुलाब की पंखुड़ी से, गुलाब की कली से, तो इसमें मुशाबहत पाई जा रही है, ठीक है। जैसे इसमें जो है कोई भी चीज़ तशबीह जब होती है उसके चार अज्जा होते हैं। एक होता है मुशब्बह, एक होता है मुशब्बह बिही, एक होता है वजह शिबा, एक होता है वजह शिबा, एक होता है हरफे तशबीह। मुशब्बा क्या है? मुशब्बा उसको कहते हैं जिसकी तशबीह दी जाए उसको हम मुशब्बा कहेंगे। जैसे इस शेर में होंठ की तशबीह यानी लिप्स की तशबीह दी जा रही है यानी गुलाब के पंखुड़ी से, तो तशबीह यानी मुशब्बा कौन हुआ? मुशब्बा यहाँ लब यानी होंठ हुआ, जिसको हम लिप्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिस चीज़ की तशबीह दी जाए लब को, किससे? गुलाब की पंखुड़ी से। अब गुलाब की पंखुड़ी यानी मुशब्बा बिही, बिही का मतलब ये होता है जिससे तशबीह दी जाए। मुशब्बा मतलब जिसकी तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही मतलब होता है जिससे तशबीह दी जाए। जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जैसे गुलाब की पंखुड़ी से
ये क्या मुशब्बा भी, इससे किस चीज़ की तशबीह दी जा रही है? लब यानी महबूबा के होंठ की, लब को। आप समझ गए होंगे मुशब्बा भी क्या चीज़ है। अब इसमें एक आता है वजह तशबीह। कोई भी तशबीह दी जाती है, तशबीह देने के लिए एक अलाक़ा पाया जाता है, एक ताल्लुक़ पाया जाता है। क्या? गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा तो तशबीह किस लिए दी जाएगी? तो तशबीह इसलिए दी जा रही है कि गुलाब की पंखुड़ी की एक खूबी है कि वो नाजुक होती है, छुएंगे बिल्कुल नाजुक होती है, और इसी की तरह सुर्ख होती है जो कि अट्रैक्टिव है। इन दोनों वजह शिवा की वजह से शायर ने अपने महबूबा के होंठ की तशबीह किससे दी है? गुलाब की पंखुड़ी से। अब हरफ तशबीह इसमें होता है। इस शेर में सी हरफ तशबीह है। इसके अलावा ऐसा, वैसा, सा, मानिंद, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी तशबीह को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे इस शेर में आप देख ही सकते हैं, पंखुड़ी एक गुलाब की सी, ये क्या है? ये जो है हरफ तशबीह है, और वजह शुबा यानी नाजुकी और सुर्खी है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो इंशाल्लाह इसके बाद अब दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया तशबीह तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं। अब नंबर 2 पे आता है इस्तिआरा, जिसको आप मेटाफर कहते हैं। किसमें? इंग्लिश में। वह लफ्ज़ जो अपने असली माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। तशबीह का ताल्लुक़ होता है उसमें, उसको इस्तिआरा कहते हैं। लेकिन अभी आगे हम समझेंगे इस्तिआरा तशबीह में डिफरेंस क्या है। तशबीह में वजह शिबा वगैरह ज़िक्र किया जाता है, लेकिन इस्तिआरे में नहीं ज़िक्र किया जाता। एक शेर सुनिए, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। महबूब यानी आशिक अपने माशूका के बारे में कह रहा है, यानी अपने महबूबा के बारे में कह रहा है। रोशन जमाल यार यानी जो मेरी महबूबा है, महफिल में उसके खूबसूरती से पूरा जो अंजुमन है, पूरी महफिल है, क्या है? रोशन है। ठीक है, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। आतिशे गुल यानी फूल की आग, लेकिन फूल की आग कह दिया, मुराद क्या है? ये जो महबूबा की खूबसूरती। दहका है आतिशे गुल से चमन तमाम, यानी जो गुल का मतलब महबूबा का जो चेहरा है, महबूबा की जो खूबसूरती है, उसकी जो आतिश है यानी उसकी जो चमक है, उससे पूरा चमन क्या है? दहक रहा है। ठीक है, ये भी एक मिसाल है। अब इस्तिआरे में भी कुछ चीज़ें उसको समझ लीजिए। इस्तिआरे में मुशब्बा को यानी जिसकी तशबीह दी जाती है उसको मुस्तार लहू कहते हैं, और मुशब्बा बिही यानी जिससे तशबीह दी जाती है उसको मुस्तार मिन्हू कहते हैं। इस्तिआरा में इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है, जिसके माना उधार लेना। इस्तिआरा में हरफ तशबीह यानी जैसा, की, तरह, मानिंद वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। आम तौर पर इस्तिआरे में सिर्फ मुस्तार मिन्हू यानी मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जा रही, मुस्तार मिन्हू का जिक्र किया जाता है, और उससे मुराद मुस्तार लहू यानी मुशब्बा लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। कुछ और मिसाल लेते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तशबीह इस्तिआरे में फ़र्क क्या है? जैसे ज़ैद रुस्तम की तरह है, की तरह जिसमें क्या नाम है? हरफ शिबा यानी हरफ तशबीह आती है, वो तशबीह की मिसाल है। जिसमें ये सब नहीं है, ज़ैद रुस्तम है, कहते हैं रुस्तम आ रहा है और ज़ैद की मुराद लिया जाए तो ये सब किसकी मिसाल है? इस्तिआरे की। अहमद फरिश्ते जैसा है, जैसा आ गया तो ये तशबीह हो गई। अहमद फरिश्ता है, ये क्या है? इस्तिआरे की मिसाल। यानी शकीला चाँद की मानिंद यानी हरफ तशबीह लाई गई तो ये तशबीह की मिसाल है। शकीला चाँद है, किसी लेडीज़ का नाम है। शकीला क्या है? चाँद, यानी खूबसूरती में चाँद की तरह है। लेकिन की मानिंद नहीं ला करके सिर्फ चाँद कह दिया तो ये इस्तिआरे की मिसाल हो जाएगी। नंबर 3 आता है मजाज़ मुरसल।
جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز مرسل، یعنی مجازی معنی میں استعمال ہے تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ جیسے شعر دیکھیے، بہت ہی اچھا شعر ہے، غضب آنکھیں، یعنی ظاہر سی بات ہے جتنے شعر و شاعری کی چیزیں ہیں اس میں عشق کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، شاعر اپنی محبوبہ کی یعنی جو اس کی خوبصورتی ہے اس کو بیان کر رہا، کیا ہے، غضب آنکھیں، یعنی اس کی آنکھیں غضب ہے، ایک بار دیکھ لے تو آپ لٹو ہو جائیں۔ ستم ابرو، یعنی آنکھ کے اوپر والی جو ابرو ہے اس کو بھی دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ستم ڈھا رہی ہے۔ عجب منہ کی صفائی ہے، یعنی جب وہ بولتی ہے تو ایک دم گویا کہ بہت ہی صاف، چھل کپٹ نہیں ہے، صاف الفاظ بولتی ہے، ٹھیک ہے؟ غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، اے مجاز مرسل کی بہت ہی اچھی مثال ہے۔ خدا کے کسی نے ہاتھ نہیں دیکھا، ٹھیک، لیکن یہ جو ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، گویا کہ تو بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے یعنی فرصت سے تمہیں بنایا ہے۔ تو یہاں مجاز مرسل یعنی بجائے مجازی معنی مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آتا ہے کنایا، بہت سنتے ہوں گے، کنایا اشارہ و کنایا میں بات ہو رہی ہے، بات کو پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا، ڈائریکٹ مت کہنا بلکہ انڈائریکٹ باتوں کو کہنا کنایا کہلاتا ہے۔ کنایا وہ لفظ ہے جس سے حقیقی یا اصلی معنی مراد نہ ہو بلکہ غیر حقیقی معنی مراد لیا جائے، اس کو ہم کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کی مثال دیکھیے، بہت ہی اچھی مثال ہے، اس چمن میں طائرے کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔ اس میں طائرے کم پر، کنایا کس سے ہے، کمزور۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ چمن یعنی یہ جو علاقہ ہے، یہ جو کمیونٹی ہے، جو بستی ہے، اس میں کیا ہے، طائرے کم پر، یعنی میں بہت کمزور ہوں۔ جس طرح سے پرندہ ہوتا ہے اس کے اگر پر یعنی اڑنے والے پر کم ہے تو اڑ نہیں پائے گا، اس کو کوئی بھی پکڑ کے مار سکتا ہے، وہی کہہ رہا، اس چمن میں طائرے کم پر اگر میں ہوں تو کیا ہے، مطلب اس سے کیا لینا دینا، کیوں، کیونکہ دور ہے صیاد ابھی، کیونکہ جو پرندے کو شکار کرنے والا جو صیاد ہے وہ ابھی دور ہے، اور آشیاں نزدیک ہے، دھیرے دھیرے اڑ کر کے میں اپنے گھر میں چلا جاؤں گا۔ آشیاں یعنی ٹھکانہ، نزدیک ہے۔ اس شعر میں طائرے کم پر سے مراد کم اڑنے والا پرندہ، ایسا پرندہ جو تیز رفتار نہ ہو۔ کم پر کہہ کر شاعر نے بات واضح نہیں کی بلکہ بات پوشیدہ رکھی، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، بلکہ کنایا کا استعمال کیا۔ اب بتائیے، علم بیان کے جتنے ٹاپک تھے، چاہے کنایا ہو، چاہے مجاز مرسل ہو، چاہے استعارہ ہو، چاہے آپ کی تشبیہ ہو، سمجھ میں آیا کہ نہیں، ایک بار کمنٹ باکس میں بتائیے تاکہ میرا موٹیویشن بڑھے، حوصلہ افزائی ہو، آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک میں آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب سے ٹف ٹاپک یہی مانی جاتی ہے، اور اس کو نہیں جانیں گے تو زبان کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب علم بدیع، علم معانی، ٹھیک ہے، اور یا صنائع یعنی صنعتیں، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، تجنیس، لف و نشر، مراعات النظیر، تضاد، تلمیح، حسن تعلیل، ایہام، مبالغہ، تجاہل عارفانہ، بہت سارے ٹاپک ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، چلیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اب علم بدیع کی پہلے تعریف سن لیتے ہیں۔ بدیع و لفظ وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جو ظاہری والا حسن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے بہت ہی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حسن پیدا ہو جائے، اثر پیدا ہو جائے، زور پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ پوائنٹ ہے، قواعد کی زبان میں انہیں ہم صنائع، ٹھیک ہے، یعنی علم بدیع کو صنائع، آپ کے سلیبس میں صنائع یا صنعتیں لکھا ہے، وہ کیا ہے، علم بدیع کا حصہ ہے۔
सनाए व बदाए के नाम से जानते हैं। सनाए सनात की जमा है, मतलब कारीगरी, हुनरमंदी, और बदाए बदी की जमा है, जिसका मतलब होता है ताजगी और अनोखापन। ठीक है, चलिए इल्म बदी से और कुछ पॉइंट हैं। बदी को इल्म माना बताए नहीं, इल्म बदी, इल्म मानी, सनातें तीनों एक हैं। इसके तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सनअतों का मुताला किया जाता है। सनाए व बदाए को शायरी का जेवर, जैसे कोई लेडीज़ होती जो जेवर पहनती है तो क्या है उसमें खूबसूरती और बढ़ जाती है, इसी तरह शायरी का जेवर है, उस जेवर को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उस शेर की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो शायरी का जेवर क्या है? इल्म बदी है, यानी सनाए है, सनातें हैं, इल्म मानी है। शेर को लफ्ज़ी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। ठीक है, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी दो किस्में होती हैं सनातें की। सनाए लफ्ज़ी से मुराद व खूबियाँ हैं जो अल्फाज की खुसूसी रियायत और हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करने से पैदा होती है। शेर की लफ्ज़ी खूबियाँ ज़हन को कलाम की फ़िक्री और मानी खूबियों की तरफ ले जाएं तो उन्हें सनाए मानवी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक आती है तजनीस। ठीक है, तजनीस क्या है? कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ व इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर माना के एतबार से मुख्तलिफ हो तो इसको हम तजनीस कहते हैं। तलफ़ुज़ में तो एक जैसे हों लेकिन माना के एतबार से अलग अलग हों। ठीक है, तजनीस के लुग़वी माने एक जैसा या यकसां। ठीक है, तजनीस की मिसाल देखते हैं, बहुत अच्छी मिसाल है। गले से, पहला जो है गले है, गा पे ज़बर है, गले से मिलते ही जितने गिले थे। दूसरा क्या है? गिले है, यानी गा पे ज़ेर है। भूल गए वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। कह रहा है कि जो मेरा दोस्त था या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो थे, पहले बहुत शिकायत थी, बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन जब मुलाकात हुई, एक बार गले मिले, एक बार हक किए, एक बार मुआनका किए, गले से मिलते ही जितने गिले थे यानी जितने शिकवा थे, जितनी शिकायतें थी, सारी शिकायतें सब हम भूल गए। वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। इस शेर में लफ्ज़ गले और गिले इमला के एतबार से एक जैसे हैं मगर तलफ़ुज़ और माना के एतबार से मुख्तलिफ हैं। ये तजनीस की मिसाल है। सनाते तजनीस, सनाते तजनीस में तजनीस वो सनात है जिसमें दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसका इमला एक जैसा हो मगर माना अलग हो। जैसे मार तेरे हाथ में है उसको मार। ठीक है, मार तेरे हाथ में है उसको मार। यहाँ पहला मार से मुराद सांप है, यानी मार तेरे हाथ में है, मार यानी सांप तेरे हाथ में उसको मार दे, जो पकड़ा वो सांप है। ठीक है, दूसरे मार के माने मारना है। आगे है तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। शायर अपने महबूबा के बालों की खूबसूरती बयान कर रहा है कि तुम्हारी मांग यानी तुमने जो अपने बाल में बीचों से मांग निकाला है। आप देखेंगे जो गैर मुस्लिम होती हैं वो मांग निकाल करके बीच में सिंदूर भी लगाती हैं, वही मांग है। तुम्हारी मांग यानी तुम्हारी वो मांग देख करके ऐसा लगता है दिल मांग लेगी, मैं अपना दिल तुम पे दे दूंगा, यानी तुम्हारा आशिक हो जाऊंगा। ये चोटी किस लिए पीछे, यानी जब मांग निकले कि दोनों तरफ चोटी जाती है। इस शेर में मांग दो बार इस्तेमाल हुआ है। पहले मांग से मुराद बालों से निकलने वाली मांग है। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ से मुराद मांगना, तलब करना। ठीक है, दोनों मांग और तलफ़ुज़ में एकसां हैं मगर माना मफ़हूम में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सनाते तजनीस की एक अच्छी मिसाल देख ली। ए भी ना पूछा कभी सयाद ने, यानी सयाद मतलब शिकार करने वाला। ए भी ना पूछा कभी सयाद ने कौन रहा, कौन रिहा हो गया।
सयाद यानी शिकार करने वाले ने ये भी नहीं पूछा कि कौन रहा यानी कौन रह गया और कौन रिहा हो गया। रिहा मतलब छूट गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इस चीज़ को भी सयाद ने नहीं पूछा। एक लफ्ज़ आता है लफ़ व नश्र। लफ़ व नश्र क्या है? शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान करना, फिर उनकी मुनासबत से वजाहत करना। एक शेर में थोड़ी चीज़ें एक साथ बयान हैं, फिर दूसरे शेर में उसी के मुनासिबत से वजाहत करना, इसको क्या कहते हैं? लफ़ व नश्र। लफ़ व नश्र मुरत्तब भी कहते हैं। जैसे देखिए, अच्छा शेर है, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। ठीक है, बहुत ही अच्छी मिसाल। देखिए लफ़ व नश्र समझिए। न हिम्मत यानी ना मेरे अंदर हिम्मत है कि जिसको मैं ढूंढूं, न दिल है, न मेरे अंदर दिल इतना है कि जिसको मैं समझूं, यानी न समझा। न किस्मत, न मेरी इतनी अच्छी किस्मत है, लक है जिसको मैं पाऊं। न आँखें, न मेरी इतनी अच्छी आँखें हैं कि जिससे मैं देखूं, न देखा। ठीक है, तो पहले चीज़ें दूसरे में उसकी मुनासिबत से उसकी वजाहत की गई है। ठीक है, लफ़ व नश्र की बहुत ही उम्दा मिसाल है। लफ़ के माना लपेटना और नश्र के माना फैलाना। पहले मिसरे में चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान किया गया, ये लफ़ है, फिर उसकी मुनासिबत से दूसरे मिसरे में बात को फैलाया गया, ये नश्र है। ठीक है, लफ़ व नश्र की कुछ और मिसालें हैं। एक होता है लफ़ व नश्र मुरत्तब, जैसे पहला शेर था। लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब भी होता है, जैसे कभी जो जुल्फ़ उठा दे तो मुँह नज़र आए। कभी जो जुल्फ़ उठा दे यानी कह रहा महबूबा के बाल इतने अच्छे हैं कि आगे भी पूरे इस तरह से बाल आए हुए हैं। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर में भी कटाते हैं, बाल इस तरह से आगे आ गए हैं कि महबूबा का जो हुस्न है ने उसका जो मुखड़ा है, चेहरा है, छिपा हुआ है। शायर कह रहा है कभी जो जुल्फ़ उठा दे, कभी जुल्फ़ को उठा करके उधर कर दे तो मुँह नज़र आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम हमें। यानी सुबह से शाम हम रात दिन जो है उसको देख ही रहे हैं कि जुल्फ़ उठाए उसकी खूबसूरती हम देखें। ये मुबालगा आराई है। ठीक है, चलिए, अगर आप यही इल्म यानी इल्म बदी, इल्म मानी, इल्म बयान नहीं समझेंगे तो शेर के मज़े को आप नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए, इसी को अदब कहते हैं। कलाम में पहले यानी मुराअतुन नज़ीर की मिसाल, कलाम में पहले एक लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक़ के दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए, उसको मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। शेर है, 2 मिसरा होगा, पहले में कुछ लफ्ज़, दूसरे में भी उसी की मुनासिबत से अल्फाज जमा किए जाते हैं। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा यानी शायर कह रहा है बाग में जितने पत्ते हैं, जितने बूटे हैं, सब क्या है? सब मेरी सिचुएशन को जानते हैं। जाने न जाने गुल ही न जाने, यानी अगरचे फूल नहीं जानता, बाग तो सारा जाने हैं, लेकिन ये फूल जिस बाग में खिले हैं, बाग तो सब मेरी सिचुएशन को जानते हैं। पहले शेर में पत्ता बूटा ये सब किससे मुनासिबत है? बाग से मुनासिबत हैं। ठीक है, तो यही क्या है? मुराअतुन नज़ीर की मिसाल है। सनात मुराअतुन नज़ीर की मिसाल एक दो और लेते हैं। वो सनात है जिसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो बाहम किसी किस्म की मुनासिबत रखते हों। मसलन हर नख्ल बरूमंद है या हज़रत बारी। ठीक है, फल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी। हर नख्ल, नख्ल का मतलब खजूर का दरख्त, हर नख्ल बरूमंद यानी हर खजूर का दरख्त फल यानी खजूर लाने वाला है, या हज़रत बारी फल हमको भी मिल जाए, लेकिन ये फल जो है हमें भी मिल जाए, रियाजत का हमारी। इस शेर में नख्ल बरूमंद और फल बाहम ये सब क्या है? एक ही मुनासिबत रखते हैं। आगे देखिए, ख़त पढ़ा यानी ख़त बढ़ा, जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बढ़े, ये सब मुतरादिफ अल्फाज हैं। ख़त बढ़ा, जुल्फ़ें, जब महबूबा अपना बाल सही करती तो जो जुल्फ़ निकले उसको जुल्फ़ें कहते हैं।
जुल्फ़ें बढ़ी। काकुल, काकुल भी उसी को कहते हैं, सर के आगे लटके हुए बड़े बड़े बाल, यानी जिसको जुल्फ़ें गेसु, वही क्या है, काकुल हैं। बढ़े, गेसु बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। ठीक है, खत, काकुल, जुल्फ, गेसु सब क्या है, सब मुतरादिफ अल्फाज हम माने हैं। यही क्या है, मुराअतुन नज़ीर की जो है मिसाल है। आगे एक लफ्ज़ आता है तज़ाद। तज़ाद जिसको हम कहते हैं ज़िद, यानी एंटोनिम। कलाम में ऐसा अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो, तज़ाद कहलाता है। जैसे यहाँ के सफ़ेद व स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जूं तू शाम किया। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ के सफ़ेद व स्याह, सफ़ेद स्याह यानी वाइट ब्लैक दोनों क्या है, एक दूसरे की ज़िद हैं। रात को रो रो के सुबह, रात और सुबह दोनों क्या है, अपोजिट हैं। और दिन को जूं तू शाम किया, दिन और शाम। ठीक है, ये सब क्या है, ज़िद हैं। आगे देखिए तज़ाद की और मिसालें। ना तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, तो ज़मी आसमां दोनों क्या है, दूसरे की ज़िद है ना। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आदमी चला जाता है दुनिया से तो दुनिया तो बाकी रहती है। इसी को कहते हैं ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। दर्दे मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा बुरा क्या है, एक दूसरे की ज़िद है। ये चाचा गालिब के अशार हैं। दर्द मिन्नत कशे, यानी शायर कह रहा है कि मोहब्बत में जो हमें दर्द हुआ, जो हमें तकलीफ़ हुई शुरू में मोहब्बत कायम करने में, दर्द मिन्नत कशे। ठीक है, यानी दवा ना हुआ। मिन्नत कशे मतलब एहसान उठाने वाला, यानी जो हमें मोहब्बत में हमें तकलीफ़ हुई थी उसका कोई दवा तो हुआ नहीं। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, ये अच्छा हुआ, क्योंकि जब मोहब्बत करेंगे तो तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो मिन्नत कशे यानी एहसान जतलाने वाला। तलमीह की मिसाल, कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमीह कहते हैं। जैसे खिज़्र का काम करूं, राहनुमा बन जाऊं। लेकिन हज़रत खिज़्र के बारे में है कि वो लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं, तो इसलिए उसकी तरफ जो है ये इशारा है तलमीह। यानी तलमीह की दूसरी मिसाल, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। नमरूद बादशाह ने खुदाई का दावा किया था लेकिन आखिर में मौत हो गई। उसी पे इशारा करके उस पर तंज किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए तलमीह यानी इशारे की कुछ और मिसालें हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मिर्ज़ा गालिब के अशार हैं। इब्न मरियम का बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़ा दे रखा था। किसी बीमार को, किसी अबरस को अगर ऐसे हाथ फेर देते थे तो ठीक हो जाता था, मुर्दे के ऊपर कर देते थे, ज़िंदा हो जाता था। क्योंकि उस दौर में डॉक्टरी बहुत आला पैमाने पे थी, इसलिए अल्लाह ने उनको मोजिज़ा के तौर पे दिया था। वही जो है मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं, इब्न मरियम कोई हो जाए जो मेरा दुख है उसकी दवा कर दे। अगर उसकी तरफ इशारा है, अगर आप इस वाक़या को नहीं समझेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ना गौर सिकंदर ना है कब्र दारा, यानी सिकंदर बादशाह बहुत ही पैसे वाला माना जाता है। इसी तरह दारा की कब्र बहुत ही दारा जो है पहलवान। मिटे नामियों से निशान कैसे कैसे, कह रहा है शायर कि चाहे जो है सिकंदर बादशाह की कब्र देखो, अब सारे निशानात मिट गए। इसी तरह दारा की कब्र, तो कहना है कि दुनिया फ़ानी है, एक दिन सबको फ़ना होना, उस तरफ इशारा है। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या ये ज़रूरी है कि सबको एक जैसा जवाब मिले। आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की, उस वाक़या की तरफ इशारा है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने
اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ کا وجود ہوا تو کوہ طور بتاتے ہیں بالکل یعنی چور چور ہو گیا سورما کی طرح۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا سب کو ایک ہی سا جواب ملے، اور کہا جاتا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں، شاعر کہہ رہا ہم بھی جاتے ہیں کوہ طور پر کا سیر کریں گے۔ تو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حسن تعلیل کیا ہے؟ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہتے ہیں۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ اس کی جو حقیقت ہے اس کا سبب نہ ہو کر کے، یعنی شعر میں کسی بات کا وہ سبب ہے جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حسین درخت ہے تو اس سے حسین پھل بھی ہوں گے،